आज सबरी के नाम पर एक रसोई खुली है यहाँ। उस रसोई में 55 रुपए की चाय बिक रही है। जब विकास होता तो उसके साथ साथ विनाश भी होता है। जो राम को लेकर के निकले थे रथ, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गज नेता, प्रवीण भाई तोगड़िया जैसे, उनको क्यों हाशिए पे ढकेल दिया गया? देश के 9 धनाढ्यों का आगमन यहाँ हो रहा है। अयोध्या की जनता तब भी मजदूरी करती थी, अब भी मजदूरी कर रही है। रिक्शा भी निकाली दिए जाएंगे देर सबेर, तो यहाँ बेरोजगारी की समस्या तो वैसे की वैसे ही रह जाएगी। जहाँ लोग इजराइल जा रहे हैं, जहाँ गोला बारूद गिर रहे हैं, समझिए अपना प्राण हथेली पर रख के मजदूरी करने जा रहे हैं। 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी हिंदुस्तान में फैल चुकी है। यहाँ की जीडीपी का 81% कर्जा है। कर्जे पर आधारित, कर्जे पर रहने वाला घर कैसा और कितने दिन चलेगा, इसको तो भगवान ही बता सकते हैं। कि रामलला के सेवकों पे समाजवादी पार्टी के लोगों ने गोली चलवाया था। किस मुंह से आएंगे और किस से आएंगे कि रामलला का दर्शन करने के लिए? हमने संविधान की शपथ ली है, ढांचे को बचाना है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। एक सीआरपी के कमांडेंट को लग गया, वहीं से गोली चल गई, और चल गई तो कई लोग मर गए। और समाजवादी पार्टी अपनी पक्ष रखने में कमजोर पड़ गई और बीजेपी और उसके आईटी सेल कारसेवकों पे गोली चलाने का जो प्रोपोगंडा था उसको फैलाने में सफल हो गई। 92 में तो एक नारा चला था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। राम भद्राचार्य ये होते हुए बहुत बढ़िया कथा कहते हैं। ये शंकराचार्य नहीं है, ये कथावाचक है। कि राम भद्राचार्य भी पूर्व जन्मों का जो पाप किए थे, इसीलिए इस जन्म में उनको पाप मिला है जो अंधे हैं, कहना नहीं चाहिए। राम भद्राचार्य जी वो कथावाचक कम, भारतीय जनता पार्टी के नेता ज्यादा लगते हैं। अपनी कथा में भी नेतागिरी की ही बात करते हैं। अयोध्या के नागरिक निकाल के बाहर न कर दिए जाए, केवल होटल ही होटल बचे और बड़े बड़े भवन बचे। 2030 तक क्लीन अयोध्या कर दो, नागरिक विहीन कर, परिवार वाले न रहने पाए। चंपत राय बहुत शपथ कर चुके हैं। हाँ, जमीन घोटाले में पूरी तरह से संलिप्त रहे हैं। 3271 बीघा, लगभग 2-3 किलोमीटर के किसान तो बर्बाद हो गए, खत्म हो गए। उनके बच्चे कैसे जिएंगे? एक हवाई अड्डा बना, महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा, पहली पट्टी बनी है, दूसरी और तीसरी बन जाने दीजिए, देखिएगा किसी अडानी का ठप्पा ना उस एयरपोर्ट पर लगे। कि अगर सबसे ज्यादा जमीन का घोटाला हुआ है तो अयोध्या में हुआ है। क्या कारण है उत्तर प्रदेश योगी सरकार के कि उन भूमाफियाओं के घरों पे बुलडोजर नहीं चलाया जा रहा है? आप जैसे केवल पत्रकार ऐसे जो कुछ उठा रहे हैं, बाकी कुछ अगर बयान भी दिया जाता तो उसको काट के छापते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी है तब वो अपनी मीडिया हाउसें खोली हैं, करोड़ों रुपए लोगों को दी है मीडिया हाउस खोलने के लिए। तो जब वो करोड़ों रुपया दी है मीडिया, तो भाजपा नहीं चलाएंगे तो? और जब आपकी सरकार बनी है, चाहे भाजपा की सरकार बनी है, कोई मीडिया संस्थान आप लोगों ने नहीं खोला। अखिलेश यादव ने, तमाम विपक्ष की पार्टियों ने बयान दिया था कि भारत के संविधान को ये लोग खत्म कर देंगे, पूरा संविधान ही बदल जाएगा, संविधान बदल जाएगा। और हो सकता है कि ये संविधान नागपुर में लिखा जाए, आरएसएस मुख्यालय में, और मनुस्मृति से हिंदुस्तान चलाने का प्रयास किया जाए। कि 1947 से पहले जो SC ST OBC का हालत था वही हालत होगा, उससे भी बदतर हालत होगी, उससे भी बदतर हालत होगी। जो आज लोग सुरक्षित है वो भारत के संविधान से सुरक्षित है। नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश कुमार, आप देख रहे हैं समाचार भारत। समाचार भारत की टीम इस वक्त राम की नगरी अयोध्या में है और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, वो दबे कुचले शोषित वंचितों की आवाज़ पुरजोर उठाते हैं और उनके आवाज़ बनते हैं। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के शिक्षक संघ के प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष दान बहादुर सिंह, और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अयोध्या कितना बदला, कि आखिर में अयोध्या इस वक्त कहाँ पे खड़ा है। सर, सबसे पहले तो समाचार भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहेंगे, 22 जनवरी को राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठान हुआ, आपके पार्टी, आपके सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को न्योता भी मिला था, लेकिन वो दर्शन करने के लिए नहीं आए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी
घर परिवार वाले आदमी हैं, उनके बच्चों की छुट्टी होगी पढ़ाई लिखाई से, पत्नी सहित सपरिवार दर्शन करना है उनको। भगवान राम का दर्शन सिया के साथ होता है, पूरे परिवार के साथ होता है। आज बात की अगर सबसे बड़े उदाहरण दुनिया में पहले हुए हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ही हुए। सबरी के जूठे बेर खाया, और आज सबरी के नाम पर एक रसोई खुली है यहाँ। उस रसोई में 55 रुपए की चाय बिक रही है। हमारा तो इस विकास प्राधिकरण के से अनुरोध है कि उनको बंद करावें। कम से कम जो हमारे महापुरुष हैं, देवी देवता हैं, उनके नाम पर कोई लूट का अड्डा न चलने दें कि जहाँ 55 रुपए की चाय और नाम सबरी माता के पे हो। ठीक है, सड़कें वड़के बनी, अच्छा है, विकास होना चाहिए। जब विकास होता तो उसके साथ साथ विनाश भी होता है। जो पहले सड़क पर थे वो अपनी जीविका चला रहे थे, उनको उजाड़ दिया गया। जो पीछे वाले थे वो आगे आ गए, ठीक, वो तो उनकी तो प्रगति हुई। और जो पहले राजा थे वो रंक हो गए, और जो पहले रंक थे अब वो राजा हो गए हैं। यही व्यवस्था अयोध्या में चल रही है। किसानों की दुर्दशा, सबसे ज्यादा नुकसान हुआ तो गरीब और मजदूरों का हुआ। गरीबों और मजदूरों का ही नुकसान हुआ। इनको क्या मिला? ये जो बड़े बड़े होटल खुल रहे हैं, ठीक है, पर्यटक आएंगे, बढ़िया लगेगा। कहीं धार्मिक नगरी का स्वरूप पर्यटन नगरी के रूप में आ जाए और धार्मिक नगरी का अस्तित्व न मिटने लगे, ये भी जनता शक कर रही है कि हमारे राम की मर्यादा के अनुसार अयोध्या रहनी चाहिए, विकास हो, बढ़िया सड़कें हो। सिंह साहब, एक और बात आपसे ये पूछना चाह रहे थे। जैसे जब राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठान था, भारत के हिंदू धर्म के सबसे 4 सर्वोच्च जो शंकराचार्य थे वो विरोध कर रहे थे। क्या कारण है इसका? शंकराचार्य का विरोध तार्किक था। यदि जो सनातन धर्म के मानने वाले हैं तो जो आदि शंकर द्वारा स्थापित 4 पीठें हैं उन्हीं का निर्देश सबको पालन करना होता है। लेकिन आज ऐसा तमाम शंकराचार्य नकली पैदा हो गए हैं। शंकराचार्य को भी बुरा भला कहते हैं, और इस देश में सनातन धर्म के संस्थापक और जिनको आदेश देने का कोई भी अधिकार है वो शंकराचार्य की 4 पीठें ही हैं। उसके बारे में लोग जानते नहीं। अब तमाम शंकराचार्य वैसे बने घूम रहे हैं। राम जन्मभूमि का बहुत बड़ा मुद्दा था, प्राण प्रतिष्ठान हुआ, लेकिन जो राम को लेकर के निकले थे रथ, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गज नेता, प्रवीर भाई तोगड़िया जैसे, उनको क्यों हाशिए पे ढकेल दिया गया और उनको निमंत्रण तक उनको बुलाया भी नहीं, वो कहीं उसमें नहीं दिखे? क्या कारण है? ये केवल एक कारण है, आप लोगों का कैमरा दूसरे के ऊपर अगर चला जाता। प्रधानमंत्री जी हमारे माननीय आए थे, अगर आडवाणी जी वहां बैठे होते तो आपका कैमरा उन पर भी घूमता। और राष्ट्रपति महोदया को भी निमंत्रण गया था, वो भी नहीं आने पाई कि प्रोटोकॉल में उनको आगे चलना पड़ता। और अयोध्या का पुजारी जी भी उसमें उस समय नहीं थे। कौन थे? मोहन भागवत। ये किस संवैधानिक पद पर हैं कि धर्म गुरु हैं? ये कौन है? आरएसएस के संसद अध्यक्ष, वो जो भी है पदाधिकारी सर्वश्रेष्ठ हैं बड़े पद पर, लेकिन उनका रहना जरूरी था कि किसी धर्माचार्य का रहना जरूरी होता? जो शंकराचार्य कह रहे थे कि पत्नियों के साथ बिना रहे पूरा नहीं होगा, तो चाहे वो प्रधानमंत्री थे, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, और दोनों लोग पत्नी के साथ नहीं तो। बिल्कुल शंकराचार्य की बातें सत्य है। जब माता सीता का निष्कासन हो गया तो उनको तमाम लोगों ने सलाह दिया, प्रभु आप दूसरा विवाह कर लीजिए, यज्ञ पूरा नहीं होगा। लेकिन राम तो विष्णु के रूप अवतार थे, वो धरती पर मर्यादा सिखाने आए थे। उन्होंने कहा था कि दूसरा विवाह नहीं, मैं सोने की सीता बनवा कर अपने बगल पर बैठाऊंगा, उसी से अश्वमेध यज्ञ होगा। तो
गैर विवाह पत्नी का परित्यक्ता यानी सिंगल आदमी राम की पूजा प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा जैसी करने का अधिकार नहीं है। ये शंकराचार्य जी से अच्छा कोई नहीं बता सकता। हम तो आम इंसान हैं। आप ही के पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान आया, पत्थरों में प्राण डाल सकते हैं, मुर्दे आदमी के क्यों नहीं प्राण डाल सकते। उसको लेकर के तमाम अयोध्या के संत और महंत काफी विरोध किए। देखिए, आराधना और आस्था को विज्ञान पर नहीं कसना चाहिए। आस्था को विज्ञान पर नहीं ले जाना चाहिए। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी कितने पढ़े लिखे हैं हमको नहीं मालूम है। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आस्थावान हैं, महासचिव शिवपाल यादव ने खंडन कर दिया, तो स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े पदाधिकारी हैं, हम तो छोटे कार्यकर्ता हैं, तो हमें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की बातों को मानना है। 2024 का जो अयोध्या है और 2014 का जो अयोध्या, उससे पहले में क्या बदलाव हुआ है आपने देखा? बस इतने बदलाव हुआ कि देश के 9 धनाढ्यों का आगमन यहाँ हो रहा है। अयोध्या की जनता तब भी मजदूरी करती थी, अब भी मजदूरी कर रही है। जितने भी अभी जो बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ काम कर रही हैं, उसमें से अगर गणना करेंगे आपको तो मुश्किल से एक आध मिल जाएंगी कि वो उत्तर प्रदेश की हो। वो प्रधानमंत्री जी के गृह राज्य गुजरात की कंपनियां हैं, सब मजदूर यहाँ का है, मालिक वहाँ का है। और जो जितने होटल बन रहे हैं उसमें आप देख लीजिए कि यहाँ का लोकल का कोई मैनेजर भी है। बैरा और में रख लेंगे तब भी काम चल जाएगा। यहाँ के लोग ई रिक्शा भी निकाली दिए जाएंगे देर सबेर। तो यहाँ बेरोजगारी की समस्या तो वैसे की वैसे ही रह जाएगी। और ये हिंदुस्तान आज बेरोजगारी में कहाँ पहुँच गया है। जहाँ लोग इजराइल जा रहे हैं, जहाँ गोला बारूद गिर रहे हैं, समझिए अपना प्राण हथेली पर रख के मजदूरी करने जा रहे हैं। कैसी मजदूरी? सीमेंट ढोने का, बालू ढोने का, निर्माण का। जहाँ गोली बरस रही हो, बम गिर रहा हो, वहां जा रहा है। आज 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी हिंदुस्तान में फैल चुकी है। आउटसोर्सिंग की नौकरी है। ये तो कह रहे हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है, $8 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था है, तो क्या हम मजदूर सप्लाई करने का भी सबसे बड़ा? जी, सब अब समझिए जहाँ बम वर्षा हो रही वहां अगर भारत के नागरिक नौजवान जा रहा जान हथेली पे रख के, तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। यहाँ की जीडीपी का 81% कर्जा है। कर्जे पर आधारित, कर्जे पर रहने वाला घर कैसा और कितने दिन चलेगा, इसको तो भगवान ही बता सकते हैं। कोई अर्थशास्त्री तो सही नहीं बताएगा। अच्छा, ये जो राम मंदिर बना, उसके बाद जो चौड़ीकरण सड़कें हुई, जो विकास और डेवलपमेंट हुआ, कई लोगों को घरों को तोड़ा गया। आप यहाँ के लोकल हैं, क्या उनको मुआवजा पे तौर पे जो जितना होना चाहिए, क्या उस तरीके उनको मुआवजा मिला? 50,000 से लेके 5 लाख तक मुआवजा मिला है। अच्छा। और 50,000 में ठेला भी लगाना मुश्किल हो गया। 50,000 में ठेला नहीं लग सकता। वो सब भूखों मर रहे हैं। कुछ दुकानें बनवाया है सरकार ने, तो उसका 20 साल का पट्टा और 20 लाख रुपया उन दुकानदारों को ऑफर है। 20 लाख रुपया दे तो 20 साल के लिए पट्टे पर वो पाएंगे। जैसे मल्टी लेवल पार्किंग जहाँ बनी, उस तरह की दुकानें भी उसमें बनी है। तो उनकी क्षमता नहीं है कि रजिस्ट्रेशन लोन करवा लिया है, लेकिन वो पैसा नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए दुकान उनको नहीं मिल पा रही। 20 लाख रुपया जो प्रसाद बेचता था, लैया बेचता था, रामनामी बेचता था, वो 20 किसी तरह से अपना घर परिवार चलाता था, 20 लाख रुपया नहीं दे पाएगा। और वो दुकानें फिर कोई बड़े आदमी लेंगे, वो सबरी माता की रसोई में 55 रुपए की चाय बेचेंगे। कि रामलला के सेवकों पे समाजवादी पार्टी के लोगों ने गोली चलवाया था, किस मुंह से आएंगे और किस से आएंगे कि रामलला का दर्शन करने के लिए? सबसे बड़ी भ्रांति इस पर इन लोगों ने वही फैलाया है। मैं उस समय भी अयोध्या में था, मैं विद्यार्थी था। इसको बहुत कम लोग बताने वाले मिलेंगे आपको। हमने 90 भी देखा है, 91 भी देखा, 92 में भी जलती अयोध्या भी देखा है।
लोगों के घर जलते हुए घर भी देखा है। उस समय कार सेवक मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह का आदेश था कि हमने संविधान की शपथ ली है, ढांचे को बचाना है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। किसी कार सेवक ने, उन्मादी कार सेवक ने कोई गुम्मा चला दिया और एक सीआरपी के कमांडेंट को लग गया, वहीं से गोली चल गई और चल गई तो कई लोग मर गए। और जिनको ना विश्वास हो, उस समय के डीएम राम शरण श्रीवास्तव थे, अब वो धरती पर नहीं है। उन्होंने पुस्तक लिखा है कि मैंने दस्तखत नहीं किया था, वहां कोई वीडियो खड़ा था तो सीआरपी के जवानों ने उसको सीने पर संगीन लगा के दस्तखत करा लिया कि मैंने आदेश दिया है। बिना मजिस्ट्रेट के आदेश का गोली चार्ज हो नहीं सकता। सच्चाई यही है। इसके बाद डीएम साहब ने भी उस पर दस्तखत किया और उनका उस पुस्तक में वर्णन है कि मैंने उस रात खाना नहीं खाया। और ज्यादा जानकारी लेनी हो तो उस समय सचिव थे नेताजी के, मुलायम सिंह के, निपेंद्र मिश्रा, जो ट्रस्ट के निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, उनसे शपथ बयान वो कर दे कि मुलायम सिंह ने गोली चलाने का आदेश दिया था, तो लोग कहें बताएं सच्चाई, वो बता सकते हैं। राम शरण श्रीवास्तव है नहीं, उन्होंने पुस्तक लिखा है, उसको पढ़ ले लोग। कार सेवकों पे गोली चलाने का जो मुद्दा था और समाजवादी पार्टी अपनी पक्ष रखने में कमजोर पड़ गई और बीजेपी और उसके आईटी सेल कार सेवकों पे गोली चलाने का जो प्रोपोगंडा था उसको फैलाने में सफल हो गई। हाँ, प्रोपेगंडा फैलाने में सफल हुए, लेकिन 92 में कल्याण सिंह ने ढांचे को गिरवाया। उस ढांचे को गिरवाया तो उनको फिर सरकार रिपीट होनी चाहिए थी। वही जनता ने मुलायम सिंह की सरकार 92 के चुनाव के बाद उनकी सरकार इस्तीफा दे दिए कल्याण सिंह। उसके बाद मुलायम सिंह ही मुख्यमंत्री हुए। जनता ने सच्चाई जाना और जनता ने माफ किया था। फिर आने दीजिए चुनाव। ये उत्तर प्रदेश और भारत की जनता है। जब पेट की भूख सताती है तो सब कुछ याद आ जाता है और अपने हित को लोग सोचने लगेंगे। ठीक है, धर्म का नशा इन्होंने किया, चढ़ाया जनता पर, सफलता मिल गई एक आध बार। और काठ की हांडी बार बार आग पे नहीं चढ़ाई जा सकती, जनता इनको वापस भेजेगी। 92 में तो एक नारा चला था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और आज भारत के सबसे बड़ा शंकराचार्य का बयान है कि मरे मुलायम काशी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। क्या ये वो भाषा हो सकता है? ये राम भद्राचार्य ये एक विश्वविद्यालय चलाते हैं और अच्छे कथावाचक हैं। कथा बहुत बढ़िया कहते हैं, विद्वान हैं, अंधे होते हुए बहुत बढ़िया कथा कहते हैं। ये शंकराचार्य नहीं है, ये कथावाचक है। अच्छा। शंकराचार्य के सामने वो जो मथुरा वाले कथावाचक हैं, देवकी नंदन ठाकुर ने कहा था, हम तो उनके शंकराचार्य के चरणों की धूल के बराबर नहीं है। हमारी तो ये आजीविका है। ये लोग जाते हैं तो कितना भुगतान लेके जाते हैं कथा कहने। कथा सबको पसंद आती है, अच्छी कथा कहते हैं, लेकिन इनको शंकराचार्य पे टिप्पणी करने का या धर्म पे टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं। राम भद्राचार्य का तो कई विवादित बयान है कि जो पूर्व जन्मों का कर्म होता है उसको यहाँ मिलता है। फिर इसी पे लोगों ने बयान दिया कि राम भद्राचार्य भी पूर्व जन्मों का जो पाप किए थे, इसीलिए इस जन्म में उनको पाप मिला है, जो अंधे हैं। कहना नहीं चाहिए, कहना नहीं चाहिए। राम भद्राचार्य जी अच्छे कथावाचक हैं। हाँ। उनको कथा कहनी चाहिए, राजनैतिक नहीं होना चाहिए। इस समय राम भद्राचार्य जी वो कथावाचक कम, भारतीय जनता पार्टी के नेता ज्यादा लगते हैं। अपनी कथा में भी नेतागिरी की ही बात करते हैं, कथा नहीं कहते। इस समय नेतागिरी करते हैं, तो कथा में ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो अयोध्या में तमाम ऐसे महंत हैं, तमाम ऐसे लोग हैं, चाहे वो परमहंस दास को देख लीजिए, राजू दास को देख लीजिए और शंकराचार्य राम भद्राचार्य को देख लीजिए। कहते हैं ये सारे लोग तो कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पे गोली चलवाए। शायद इन लोगों में से
कोई उस समय अयोध्या में रहा कि नहीं रहा, जो अयोध्या में रहे हैं, मैं भी उस समय अयोध्या में ही था, उनसे पूछा जाए कि सच्चाई क्या थी। और ये न राम भद्राचार्य थे, राजू दास रहे होंगे तो बहुत छोटे रहे होंगे उस समय उम्र में, पता नहीं कि कितने उम्र के रहे। परमहंस दास भी पता नहीं कहाँ थे। भारतीय जनता पार्टी ने राम को हाईजैक कर लिया और संतों को, जो कई संत जो थे, कई महंत जो थे अयोध्या के, उनको भी निमंत्रण नहीं दिए। राम को कौन हाईजैक कर सकता है? जो करने का प्रयास कर रहे हैं वो खुद अपनी दुर्गति को प्राप्त होंगे। राम तो कण कण में व्याप्त है, हमारे में व्याप्त है, आप में व्याप्त है। आचार्य परमहंस का एक बयान आया है, वो कह रहे हैं कि जुमे के दिन एक दिन हमको प्रधानमंत्री बना दें, हम इनकी किडनी, इनकी ब्लड, इनकी सब कुछ निकाल करके रख लेंगे। क्या ये संत की भाषा हो सकता है? अभी वो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में ही आग लगवा दिए थे अयोध्या में। अच्छा। तेल तमाम सारा तेल इकट्ठा करके और नीचे पन्नी रख के उसमें दीपक जलाए थे। फायर ब्रिगेड पहुंची तो आग बुझी, नहीं तो इसी में बवाल हो जाता। और उनको एक बार इसी सरकार ने, रात में अनशन पे बैठे थे, रात में 11 बजे लाद के जानवर की तरह उठा के ले गए थे। परमहंस जी बहुत निर्मल हृदय आदमी हैं, वो बोलते अनाप शनाप जरूर हैं। जो ये प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम था, ये जो पूरी तरीके से अयोध्या को दुल्हन के तरीके से सजाया गया था, लगभग सभी लोगों को न्योता भी दिया गया था। क्या ये 2024 का चुनाव का रणनीति था क्या? बिल्कुल चुनाव की रणनीति थी। जिस पंडित जी को इन्होंने शायद दिखवाया था, उन्होंने कहा था कि जनवरी फरवरी हमको चाहिए तिथि, तो जनवरी फरवरी में बनारस के पंडित जी जो जानकार आदमी, उन्होंने कहा तो हमने जनवरी में दिया। प्राण प्रतिष्ठा तो अगर मंदिर पूर्ण हो जाता अथवा चैत्र नवमी को होती, जिस दिन भगवान पैदा हुए थे, तो ज्यादा अच्छा होता। वो चैत्र नवमी दूर नहीं है, लेकिन वो तब तक अधिसूचना हो जाती। तो ये प्रधानमंत्री जी या भाजपा सरकार उस समय वो नहीं कह पाती जो कि हम जो राम को लाए हैं। अरे राम को कौन ला सकता है? राम तो सबको लाए हैं। 2024 का चुनाव इलेक्शन है, 2029 में 24 के बाद प्रधानमंत्री घोषित हो जाएंगे। अब अयोध्या के क्या दशा और दिशा होगा, क्या देखते हैं आप इसको, किस तरीके से? अयोध्या में लोगों ने आना शुरू किया है, संसाधन बढ़ रहे हैं। ये सही है कि आने जाने का साधन बढ़ रहा है। लोग आएंगे तो कुछ खाएंगे, पिएंगे, यहाँ घूमेंगे तो बिक्री होगी। लेकिन केवल डर यही है कि कहीं अयोध्या के नागरिक निकाल के बाहर न कर दिए जाएं, केवल होटल ही होटल बचें और बड़े बड़े भवन बचें। और जो राम की प्रजा अगर दुखी होगी तो राम सुखी प्रसन्न नहीं होंगे। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा इसलिए लगता है कि इनकी प्लानिंग इसी तरह की है कि 2030 तक क्लीन अयोध्या कर दो, नागरिक विहीन कर, परिवार वाले न रहने पाए। अच्छा। उसमें केवल बड़े बड़े अट्टालिकाएं ही मिले, सुंदर लगे। अरे सुंदर तो जब राम की प्रजा राम के साथ रहेगी तभी राम को अयोध्या सुंदर लगेगी। उनकी प्रजा अगर दुखी होगी तो राम सुखी प्रसन्न नहीं होंगे। फिर भी राम के नाम पे, हिंदू के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को तो वोट जाता है ना? एक सीमा तक जाएगा। हाँ। फिर बदलाव हो सकता है 24 में ही हो जाए। अच्छा। 24 में ही बदलाव हो जाए। दक्षिण में तो इनका कोई नाम लेवा नहीं है। श्वेत श्याम वर्ण के हमारे राम थे, जिस वर्ण के राम थे, जो रंग राम का था वही कृष्णा अवतार में, द्वापर में भी था। लेकिन इस रंग, जिस रंग का पत्थर से प्रतिमा बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया बनी है, वो प्रभु दिखते हैं उसमें, लेकिन रंग प्रभु का काला कर दिया गया। भगवान राम काले नहीं थे। कहते हैं कि काला रंग बड़ा अशुभ होता है, तो हमारे राम काले नहीं थे, हमारे राम तो सांवले थे। तो इसको अशुभ कौन बना दिया?
अब अशुभ जो, अब हम उस पे, हम धार्मिक तो हैं नहीं, हम तो गृहस्थ हैं, उस पे टिप्पणी करने का अधिकार हमें नहीं है। उस पे संत महंत जाने, शंकराचार्य जी जाने कि राम मंदिर बनने से पहले चंपत राय बहुत शपथ कर चुके हैं। हाँ, जमीन घोटाले में पूरी तरह से संलिप्त रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी आए थे तो कारसेवकपुरम में ही अपने पार्टी के एक विधायक को उन्होंने कहा था कि तुम बहुत जमीन का घोटाला किए हो, लेकिन कार्यवाही कुछ नहीं। एसआईटी जांच बैठी, उसका पता नहीं लगा। तत्कालीन डीएम झा साहब पर भी आरोप था कि उन्होंने भी अपने परिवार और मित्रों के नाम बहुत जमीनें खरीदी हैं। और मुख्यमंत्री जी एक विधायक को डांट चुके थे कि तुम बहुत जमीन घोटाला किए हो। एसआईटी जांच का भी परिणाम नहीं आया। अगर ये सरकार, मुख्यमंत्री जी से हमारी मांग है, अयोध्या पर बहुत धन आपने दिया, केवल उस धन की जांच करा लें, आप श्वेत पत्र जारी कर दें तो देखें कि आपकी पार्टी के तमाम नेता और अधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम जेल में चले जाएंगे। इसीलिए वो एसआईटी जांच का परिणाम बाहर नहीं आ रहा। 2024 का क्या खेल होगा, क्या रणनीति है? 2024 तो हम लोग तो किसान के, नौजवान के, बेरोजगारी के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ेंगे। नौकरियां खत्म कर दी गई, सारे संसाधन बिक गए, जो सरकारी सेक्टर था वो सब बिक गया। अयोध्या में ही राम राज आ गया और अयोध्या के राम राज्य में लमसम 400 किसानों का जमीन का जो रजिस्ट्री था उसको यहाँ के पूर्व डीएम झा ने रद्द करके और कुछ भूमाफियाओं के नाम 3271 बीघा जमीन कर दिया और वो किसान दर दर भटक रहे हैं। क्या कहेंगे, यही राम राज की कल्पना है? इनका तो यही रामराज है। झा साहब तो इतना फ्रॉड करके गए, 3271 बीघा, लगभग 2-3 किलोमीटर के किसान तो बर्बाद हो गए, खत्म हो गए। उनके बच्चे कैसे जिएंगे, कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे? उनका तो वतन छूट रहा, वो तो निकाल दिए जाएंगे। अब पता नहीं कैसी सरकार है कि अपने अधिकारियों की बात नहीं जान पाती है। भूमाफिया तो इतने हैं, इतना फ्रॉड चल रहा है कि बाहर के लोग आ रहे हैं, जमीन दूसरे की, रजिस्ट्री तीसरे की, और जब मालिक को पता नहीं, इस तरह से। और भारत का किसान, सड़कें बन रही हैं। हमारे समय में भी अधिग्रहण हुआ था, आगरा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, सर्किल रेट का 6 गुना दिया गया, तो सभी ने स्वेच्छा से रजिस्ट्री किया। लेकिन आज अयोध्या की जमीनें 7,000, 8,000, 20,000 वर्ग फुट बिक रही हैं और किसान की जमीन का 6 लाख रुपया भी हिस्सा मिल रहा। वही जमीन किसान की 6 लाख रुपया में आवास विकास ने हलकारा के पुरवा में लिया है। अब उसको बेचेंगे किस रेट में, तब पता लगेगा। कम से कम 1,500 रुपया वर्ग फीट बेचेंगे। किसान तो उजड़ गया वहाँ से। और आज का किसान सबसे अधिक परेशानी में है। तो किसान, इन्होंने कहा था किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन किसानों के अगर घर वालों की मजदूरी मिल जाए तो वही बहुत है। हमारे नेताजी ने मोदी जी से सदन में कहा था कि तुम, आप केवल किसान के परिवार की मजदूरी दे दीजिए, परिवार बढ़ा, जोत कम हुई है, खेत कम हुई है। और वो भी जिसका खेत घर सब चला जाएगा, वो कहाँ जाएगा? वो तो यहाँ से बेघर हो जाएगा। तो आप ही के तो नेता ने एक हवाई अड्डा बना, वो महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा, पहली पट्टी बनी है, दूसरी और तीसरी बन जाने दीजिए। देखिएगा किसी अडानी का ठप्पा ना उस एयरपोर्ट पर लगे। तो हम अभी से सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि विस्तार हो जाने के बाद उसको वाल्मीकि का ही रहने दें, किसी अडानी अंबानी का ठप्पा ना लगने दें, क्योंकि बिकना इनके पहले से तय हो गया होगा कि ये भी बिकेगा। बना गरीब के पैसे का, टैक्स गरीब से दिए गए टैक्स का, लेकिन बिक जाता है। जैसे तैयार होता है तैसे बिक जाता है। कि मुलायम सिंह यादव ने आशीर्वाद दिया था कि आप प्रधानमंत्री बन जाइए, लेकिन मुलायम सिंह यादव के समधी लालू प्रसाद यादव 2014 से पहले उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि ये गुजरात के लुटेरे हैं, ये सत्ता में आ जाएंगे तो इस देश को बेच देंगे, ये इस देश के पूंजीपतियों के हाथ में दे देंगे। तो वो दूरदृष्टि वाले क्या उनके समधी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को नहीं पता था? मुलायम सिंह यादव, देखिए
हम तो है हम लोग तो सनातनी सनातन हैं, ये मानना है। तो अगर कोई आशीर्वाद मांगेगा तो उसको आशीर्वाद देना बुजुर्ग का धर्म होता है। अपनी नीतियों के लिए लड़ना, अपने सिद्धांतों के लिए लड़ना अलग बात है। अगर कोई उससे छोटी उम्र का व्यक्ति आशीर्वाद मांगता है तो आशीर्वाद एक सनातनी का धर्म होता है। उसी सेंस में दिया था आशीर्वाद, इनको देश बेचने के सेंस में नहीं दिया था। कि किसानों का जो समस्या सबसे बड़ी चीज़ है वो सिंचाई है और खाद है, और अब मोदी जी ने कहा है कि खाद डालने की जरूरत, ऑर्गेनिक खाद डालिया जाए। क्या कहेंगे ये इस पे? ऑर्गेनिक खेती करने में खाने के लिए, स्वास्थ्य के लिए तो बहुत उत्तम होती है, लेकिन आबादी 140 करोड़ हो गई है। ऑर्गेनिक खेती से उत्पादन उतना नहीं हो पाएगा, पेट नहीं भरेगा लोगों को। हाईब्रिड अनाज नहीं चले होते, हाईब्रिड सब्जियां नहीं चली होती तो आधा देश भूखा सोता। तो ऑर्गेनिक फायदेमंद तो है, वो बड़े लोग खाएंगे, लेकिन बिना रासायनिक खादों के आम इंसान का पेट नहीं भर पाएगा। और मोदी जी 50 किलो की यूरिया पहले 40 किलो किए, 45 किलो किए, फिर 40 किलो किए, दाम वही का वही। डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम, किसान तो ये साल में 6,000 किसान को देते हैं किसान सम्मान निधि, और 6,000 तो 2 बार, अगर 4 बीघा भी खेत है 2 बार डीजल से भरना पड़े धान उसको, तो 6,000 का तो डीजल लग जाएगा। यूरिया कहाँ से डालेगा? खेती की लागत बहुत आ रही है, आमदनी नहीं रह गई है। रासायनिक खाद और ऑर्गेनिक खाद, मोदी जी कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक खाद डालने से अच्छा फसल होगा और मिलावटी कम होगा। कहीं ये तो षड्यंत्र नहीं है कि जब फसल कम होगा तो लोग भूखे मरेंगे, तो उनको जो हम राशन 5 किलो दे रहे हैं हम 10 किलो देंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारा वोट बैंक बैलेंस होगा, और उसके बाद 95% लोगों की पूंजी 5% के पास हो जाएगा, तो सत्ता हमेशा काबिज रहेगा। जी, ये तो चाणक्य ने ही कहा था कि अगर 95% पूंजी 5% के हाथ में कर दो तो देश पीढ़ी दर पीढ़ी राज करे, चाहे जो देश हो। तो नीति उनकी वही है, लेकिन ये सफल नहीं होने पाएंगे। जनता जान जाएगी और जान रही है कि किस तरह से ऑर्गेनिक खाद तो बड़े लोग, ऑर्गेनिक फसल की उपज बड़े लोग खा सकते हैं, वो उतना उत्पादन नहीं होता। तो इसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे की मंशा क्या है? इसके पीछे की मंशा यही है इनकी कि आने वाली पीढ़ियां इन सरकार पे आश्रित रहे। वो न पढ़ाई के, जब पढ़ेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे नहीं, नौकरी नहीं मांगेंगे, विचार नहीं करेंगे, किसी तरह से शाम सुबह नमक रोटी चावल से पेट भर पाएंगे और देश पंग हो जाएगा, राज इनका अखंड चलता रहे, यही मंशा इनकी है। अयोध्या में शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर कुछ बदलाव आपने देखा? अभी तो कुछ बदलाव नहीं हुआ है। जो मेडिकल कॉलेज चल रहा है उसकी स्थापना सपा के शासनकाल में शुरुआत हुई थी। मंडलीय अस्पताल बना था। मेडिकल कॉलेज के गंजा में जमीन वन विभाग की थी, अखिलेश जी की सरकार ने हस्तांतरित किया था। अभी तो वही है, आगे तो नई कोई व्यवस्था नहीं हुई कि और कोई अस्पताल एक बन जाए या उसकी सुविधाएं बढ़ा दी जाएं। उसमें अभी डॉक्टर नहीं है। हर रोग का मेडिकल कॉलेज तो है, लेकिन अभी हार्ट का इलाज नहीं हो सकता, लखनऊ भागना पड़ता। तमाम गंभीर बीमारियों का, कैंसर का इलाज नहीं हो सकता। अभी तो और नई कोई सुविधा इन्होंने नहीं बढ़ाई है। हाँ, 108 एम्बुलेंस जो चौराहे चौराहे खड़ी रहती थी, कहीं किसी को समस्या होती थी, बारिश हो, फोन जाने पे डिलीवरी कराने के लिए 102 108, वो सब सड़ गई, वो बंद हो गई। वो बहुत बड़ी सुविधा थी जनता की, वो सब बंद कर दिया। अयोध्या में एक बिल्डिंग बना है कचहरी में, जो वकीलों के लिए लगभग 33 से 35 करोड़ रुपए का बिल्डिंग बना है, और वो बिल्डिंग CNDS ने बनाया है इसी राम राज्य में, और पूरी बिल्डिंग फट गया। क्या कहेंगे राम राज्य में? राम राज्य नहीं, राम के राज्य में तो हम नहीं कह पाएंगे। ये भाजपा के भ्रष्ट राज्य में जब कमीशन खोरी होगी तो बिल्डिंग फटी जाएगी। जब सीमेंट की जगह पे बालू ज्यादा पड़ जाएगा तो बिल्डिंग फट जाएगी। राम का राज्य नहीं है, ये भ्रष्ट राज्य है। राम
का तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम राज्य की कल्पना ही इनको मालूम नहीं है कि राम राज्य होता कैसा है। तो आखिर में इन अधिकारियों पे एक तरफ ये कहते हैं न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार योगी सरकार मोदी सरकार, तो आखिर में जब इतनी घोटाला हो रहा, आखिर में इन पे कार्रवाई सरकार क्यों नहीं अधिकारियों पे कर पा रही? ये अधिकारी ही सरकार चला रहे, इनके नेताओं की, इनके MP MLA खुद ही सुनवाई नहीं, इनकी खुद सब राम, अब वो शब्द कहना खराब है कि राम राज्य है, तो राम राज्य तो है नहीं, लूट राज्य है, जो जितना लूट सके इसी में प्रतियोगिता चल रही है। कितना कौन अधिकारी लूट लेता है, अधिकारियों और नेताओं का गठजोड़ हो गया है। सरकार में तो ये भी बताया जा रहा है कि भू माफियाओं के घरों पे बुलडोजर चलाया जाए, और सबसे बड़ी अगर उत्तर प्रदेश में मैं देखा हूँ कि अगर सबसे ज्यादा जमीन का घोटाला हुआ है तो अयोध्या में हुआ है। क्या कारण है उत्तर प्रदेश योगी सरकार के कि उन भूमाफियाओं के घरों पे बुलडोजर नहीं चलाया जा रहा है, जिन गरीब मजदूर किसानों की हजारों हजार बीघा जमीन छीन लिया गया? अब उन्हीं के नेता भूमाफिया हैं तो उन पे कैसे बुलडोजर चलवा दें? ये राम राज्य नहीं है, ये रावण राज्य है। कि ठीक है, राक्षसता बढ़ती है, तब इसके बाद महापुरुष उत्पन्न होते हैं, फिर भगवान का आशीर्वाद होगा, फिर यही राक्षसता यहाँ से समाप्त होगी। जहाँ राम होते हैं वहाँ रावण भी होता ही है। तो इस समय समझिए कि रावण राज्य चल रहा है। अच्छा, मैंने भाजपा की सरकार रावण राज्य है। और क्या, रावण राज्य ना होता तो गरीब उजाड़े जाते और बुलडोजर उनके घरों पे चलता जो 200 साल से मुआवजा ना मिलता, और जमीन के घोटाले हो रहे हैं अयोध्या में, उस पर कोई बुलडोजर नहीं। समाजवादी पार्टी के लोग, नेता सब कोमा में चले गए, कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, सभी लोग बोल रहे हैं, सब सदन में भी बोलते हैं हमारे नेता लोग, और हर व्यक्ति बोल रहा है। बस आप जैसे केवल पत्रकार ऐसे जो कुछ उठा रहे हैं, बाकी कुछ अगर बयान भी दिया जाता तो उसको काट के छापते हैं। अच्छा जी, आप जैसे कुछ जीवंत लोग हैं वही साहस कर पा रहे हैं इसको उठाने का। बोलने की तो पार्टी हमेशा बोल रही है, लेकिन उसको नहीं लगाएंगे, मजबूरी भी बता देते। तो क्यों ना मजबूरी बताएं? आप लोग ये कहते हैं मीडिया हमारी खबरों को चलाती नहीं है, तो मीडिया क्यों आपके खबरों को चलाएं? भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकार बनी है तब वो अपनी मीडिया हाउसें खोली हैं, करोड़ों रुपए लोगों को दी है मीडिया हाउस खोलने के लिए। तो जब वो करोड़ों रुपया दी है मीडिया, तो भाजपा नहीं चलाएंगे तो? और जब जब आपकी सरकार बनी है, चाहे भाजपा की सरकार बनी है, कोई मीडिया संस्थान आप लोगों ने नहीं खोला, तो कहाँ आपको दिखाएंगे भाई? अब सही, आपका कथन सत्य है कि हम लोग लोकतंत्र में, चौधरी चरण सिंह ने कहा था, जिस दिन मीडिया मेरे बारे में अच्छा लिख दे, उस दिन समझ लेना कि मैं तुम्हारा नहीं रह गया। तो हम उस सिद्धांत पर चलते रहे। अखिलेश यादव ने एक बयान दिया था कि 2024 में अगर बीजेपी की सरकार आ गई, और ये अखिलेश यादव ने तमाम विपक्ष की पार्टियों ने बयान दिया था कि भारत के संविधान को ये लोग खत्म कर देंगे। क्या लगता है आप? बिल्कुल बिल्कुल, तमाम संविधान से छेड़छाड़ शुरू हो गई है, और एक राष्ट्र एक चुनाव पे कमेटी बन गई है जिसके अध्यक्ष हैं पूर्व राष्ट्रपति राम कोविंद जी। तो सब तैयारी वही है कि पूरा संविधान ही बदल जाएगा, संविधान बदल जाएगा, और हो सकता है कि ये संविधान नागपुर में लिखा जाए, RSS मुख्यालय में, और मनुस्मृति से हिंदुस्तान चलाने का प्रयास किया जाए। तो क्या आप इस कल्पना में पहले कर रहे हैं कि 1947 से पहले जो SC ST OBC का हालत था वही हालत होगा? उससे भी बदतर हालत होगी, उससे भी बदतर हालत होगी। जो आज लोग सुरक्षित है वो भारत के संविधान से सुरक्षित है। संविधान सभा बड़े विद्वान लोग थे, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष थे, डॉक्टर अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। तो उन लोगों, एक बार लिखा जाता था, संविधान सभा में बहस होती थी, इसके बाद वो जोड़ा जाता था। स्वर्णाक्षरों में हस्तलिखित संविधान है। तो संविधान जिस दिन छेड़छाड़ हो जाएगी, तो हो सकता है तब क्रांति हो जाए। तो देख सकते हैं, ये थे
समाजवादी पार्टी के शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष अयोध्या के दान बहादुर सिंह, जिन्होंने हमारे हर एक तीखे सवाल को बेबाक तरीके से जवाब दिए। और इनका साफ कहना है कि जिस तरीके से राम राज्य की कल्पना हो रही थी, ये राम राज्य नहीं है, लूट राज्य है। और इन्होंने बीजेपी पे जमकर प्रहार किया। और इनका ये भी कहना है कि नागपुर में जो भारत का संविधान लिख करके तैयार है, अगर 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो 1947 से पहले जो SC ST OBC का हालत था बद से बदतर, उससे भी बुरी हालत हो सकता है। राम के नाम पे ये वोट लेंगे, हिंदू के नाम पे वोट लेंगे, लेकिन भारत के संविधान को खत्म करके मनुस्मृति लागू करके उनको पूरी तरीके से उनके हक और अधिकार से वंचित करने का पूरी तरीके से ये षड्यंत्र रच रहे हैं। तो अब देखना है 2024 का क्या परिणाम होगा, ये तो आने वाला वक्त में ही पता चलेगा। मिथिलेश कुमार, समाचार भारत, अयोध्या।